हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं डीएफसीसी आईएल जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी के लिए। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू हम कर रहे हैं और आज से शुरू कर रहे हैं कि जनरल नॉलेज से जुड़े हुए क्वेश्चन, जिसमें से कुल 24 क्वेश्चंस आने वाले हैं। यानी जो मेजर पोर्शन है उसमें से एक मेजर पोर्शन जनरल नॉलेज का भी, जिसमें सामान्य ज्ञान के कुल 24 प्रश्न आएंगे। तो अगर आप सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, सब चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि आप 24 क्वेश्चंस में से 24 क्वेश्चंस को पूरी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो इन जो मेजर टॉपिक हैं उन चीज़ों को हम कवर अप कर रहे हैं। इससे पहले हमने आरसीएम भी देखा है कुछ टॉपिक को, इसके अलावा इंडियन रेलवे के टॉपिक भी हम समझ चुके हैं और इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी टॉपिक इसके अंतर्गत आने वाले हैं डीएफसीसीआईएल में, वो सारी चीज़ें। तो आज उसी की सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1, यानी कि अंग्रेज़ों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। तो एग्जैक्टली पूछा जा रहा है कि उस किले का नाम बताइए, उस दुर्ग का नाम बताइए जो अंग्रेज़ों के ने बनाया था, जिसकी किलेबंदी एक्चुअली में की गई थी उसका। तो एक वर्धमान नाम का ज़िला है जहाँ पे ज़मींदार शोभा सिंह थे। ये ज़मींदार थे, इन्होंने दरअसल अंग्रेज़ों का विद्रोह कर दिया था 1696 में। तो उस समय के टाइम में क्या था कि अंग्रेज़ शासन जो यहाँ पे थी, तो उनको अपनी जो नई कोठी बना रखी थी उसको किलेबंदी करनी थी। किलेबंदी मतलब उसके चारों तरफ सैनिक लगा के उसे सुरक्षित करना था। अब जो शोभा सिंह थे वो विद्रोह कर दिए थे कि किला तोड़ देंगे, अंग्रेज़ों को जो है मार भगाएंगे, इस तरीके की चीज़ें थी। तो उन्हें अपने किले की किलेबंदी करनी थी। तो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने अपने जो भी इनके सीनियर्स थे, जो उस समय के टाइम में इंग्लैंड में बैठे हुए थे उनके सम्राट, उनसे इन्होंने पूछा तो उसकी किलेबंदी के लिए अनुमति मांगी। तो उस समय के टाइम में जब किलेबंदी की अनुमति मांगी तो बंगाल के एक सूबेदार थे अजीम उस शान, उस समय के टाइम में 1698 में इन्होंने अंग्रेज़ों को सूता, नती और कलिकाता और गोविंदपुर नाम के 3 गांव थे, इन तीनों के जो है ज़मींदारी दे रखी थी अंग्रेज़ों को। तो ये लोग उसकी ज़मींदारी करते थे, बट इसके बदले में उस व्यक्ति को, यानी कि उनके सूबेदार जो थे, उनको 1200 रुपये जो है देने पड़ते थे। तो इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में इन्होंने क्या किया कि जब अपने उस दुर्ग की किलेबंदी की, तो उस समय के टाइम में उनके सम्मान में एक उसका नाम रखा था फोर्ट विलियम्स, और उसी टाइम से ये फोर्ट विलियम्स नाम से जाना जाने लगा। तो फोर्ट विलियम्स यानी ऑप्शन सी इसके लिए सही होगा कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो कोलकाता में निर्मित एक किला था, दुर्ग था, उसका नाम जो है फोर्ट विलियम्स था। अगर कभी भी इनकेस डेट पूछ ली जाती है तो आपको याद रखना है 1696, 1696 है, 1696 यानी ये 1696 डेट थी जिस समय ये हुआ था। दरअसल ये जब किला बना दिया गया था फोर्ट विलियम्स का, तो इसमें जो फर्स्ट प्रेसिडेंट आया था, कभी अगर उसके बारे में पूछा जाता तो चार्ल्स अय्यर नाम था उनका, जो फर्स्ट इसके प्रेसिडेंट आए थे, चार्ल्स अय्यर, ये इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ था। अब यहाँ पे जहाज़ की बात की जा रही, तो एयरलाइंस नहीं, यहाँ पे जहाज़ उस समय के टाइम में पानी वाले आया करते थे, यानी शिप जिसे बोलते हैं अंग्रेज़ी में। तो उस समय के टाइम में कौन सा आया था, तो उस समय दरअसल एक कैप्टन हॉकिंस थे, उनके ही नेतृत्व में, मतलब वो स्टार्टिंग में सबको लेकर आए और एक पानी वाला जहाज़ लेके आए थे। उस समय के टाइम उसका नाम था हेक्टर। तो उनके हेक्टर नाम का पहला अंग्रेजी जहाज़ आया था, जो उस समय के टाइम में बहुत ही विशालकाय था और 1608 ईस्वी में उसे लाया गया था यहाँ पे। तो उसी को जो है उस समय के जब लाया गया था, तो सूरत का बंदरगाह, तो एक सूरत गुजरात में पड़ता है, उसके बंदरगाह पे आकर ये रुका था। तो हॉकिंस वो पहले व्यक्ति थे जो उस समुद्री मार्ग से भारत की तरफ आए थे। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जब ये धीरे धीरे आगे बढ़े, तो मतलब उस समय इनके साथ में और भी जो है जहाज इसके साथ में मतलब जुड़ गए, और भी इनके साथ शिप जो थे वो भी धीरे धीरे आगे इनके साथ में जुड़ते चले गए। तो जब उस समय जुड़ते चले गए, तो उस समय के टाइम में जो एक पूरा का पूरा इनका एक जहाजी बेड़ा बना हुआ था, तो रेड ड्रैगन नाम का एक जहाजी बेड़ा था, उसमें ये शामिल था। तो इनका एग्जैक्टली जहाज़ के नाम की अगर बात पूछते हैं अंग्रेज़ों के जहाज़ की, तो उसका नाम हेक्टर है। लेकिन जो है यहाँ पे कभी भी हेक्टर के बारे में अगर पूछ लिया, तो हेक्टर उसमें शामिल था रेड ड्रैगन नाम का एक ग्रुप में। तो अगर हेक्टर का एग्जैक्टली नाम नहीं है तो रेड ड्रैगन ऑप्शन में होगा, तो उसको टिक करेंगे। तो अगर कभी भी नाम एग्जैक्ट पूछा जाता है कौन सा जहाज़ था उसका नाम, तो हेक्टर, और अगर ग्रुप पूछ लिया जाता है तो वैसे रेड ड्रैगन था, यानी इसके साथ में रेड ड्रैगन नाम का एक जो समूह आया था उसमें ये सम्मिलित था जहाज। तो सबसे पहले आने वाले थे कैप्टन हॉकिंस। उस समय के टाइम अंग्रेज शासन की बात कर रहे हैं। देखो, भारत में समुद्री मार्ग से आने वाले की अगर बात करेंगे
यहाँ पर पहला शासन निम्न में से कौन सा अंग्रेजी जहाज आया था। तो उसमें अगर भारत ये बात कर लेते समुद्री मार्ग किसने खोजा था, तो वो तो हम सबको पता है कि पुर्तगाली एक यात्री थे वास्को डी गामा, उन्होंने जो है समुद्री मार्ग खोजा था। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं पूछी जा रही, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज यानी जो इंग्लैंड से जहाज आया था फर्स्ट, वो कौन सा। तो रेड ड्रैगन ऑप्शन में है और रेड ड्रैगन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। यानी डच जो लोग आए थे इंडिया में, तो प्राचीन काल से हम सब जानते हैं कि भारत में बहुत अलग अलग प्रकार के लोग, पुर्तगाली आए, डच आए, फिर उसके बाद में अंग्रेज आए, मुग़ल भी आए उससे पहले। तो ये सब जो लगातार आते रहे। तो इस समय स्टार्टिंग में जब डच आए थे तो उन्होंने सबसे पहले जो है इन्वेस्ट कहाँ करना शुरू किया था, किस जगह पे, तो मूसलीपट्टम में, पुलिकट में, सूरत में या अहमदाबाद में। तो कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पे इन्होंने अपनी शुरुआत की थी। तो डच ने जब अपनी शुरुआत की थी तो सबसे पहले जो है 1605 में एक जगह है मूसलीपट्टम, जो ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है मूसलीपट्टम, इस जगह में सबसे पहले इन्होंने निवेश करना शुरू किया। भारत में जो डच थे वो उनकी अन्य कोठियाँ भी थी, मतलब जो और इनके किले थे वो पुलिकट में भी था 19 जिसे 1610 में शुरू किया था यहाँ पे, सूरत में भी था जो 1616 में हुआ था, और विमिलीपट्टम एक जगह है, चिंसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, ये सब बहुत जगह थी। बट यहाँ पे पूछा जा रहा कि सबसे पहले यानी सबसे प्रारंभिक, तो सबसे पहले इन्होंने 1605 में जो है निवेश करना शुरू किया था और वो पहली जगह थी मूसलीपट्टम। तो इसको ध्यान रखना है यहाँ पे कि भारत में डच ने जो है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मूसलीपट्टम में शुरू किया था। तो चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज़ अगर पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर लें जिससे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1651 में मुग़लों द्वारा बंगाल के किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन कब दी गई कि आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं और फैक्ट्री लगा सकते हैं, और किस जगह पर, कोलकाता में, कासिम बाज़ार में, सिंगूर में या फिर वर्धमान में। तो इनमें किस जगह दी गई थी। तो दरअसल 1651 में मुग़लों द्वारा, मतलब मुग़ल पहले यहाँ पे मौजूद थे तो अंग्रेज बाद में आए थे, सबसे पहले इनको बंगाल में जो है एक जगह है कासिम बाज़ार, ये बी ऑप्शन में कासिम बाज़ार जो है, इस जगह पर सबसे पहले जो है इनको व्यापार करने के लिए अनुमति दी गई। और एक स्थान था हुगली, वहाँ पे भी इनको जो है अनुमति दी गई। तो हुगली ऑप्शन में है नहीं, बट यहाँ पे कासिम बाज़ार है तो सबसे पहले कासिम बाज़ार में ही इनको अनुमति दी गई थी, तो इन्हें कासिम बाज़ार ऑप्शन इसके लिए टिक कर देंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहीं पर सबसे पहले अपना बिजनेस जमाया और उसके बाद में फैक्ट्रियां जो हैं उनको यहाँ पे स्थापित करना शुरू कर दिया। तो पहला स्थान इनके लिए 1651 में था, बंगाल के अंदर जब पहुँचे थे तो बंगाल में सबसे पहला स्थान कासिम बाज़ार था जहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई और बिज़नेस को सेटअप करना शुरू कर दिया था अंग्रेज़ों ने। धीरे धीरे करके ये हुआ कि फिर उसके बाद में मुग़ल काल जो था वो कमज़ोर पड़ने लगा, मुग़ल शासन, और इस पर अंग्रेज़ों का जो है शासन बढ़ने लगा, उनका कब्जा ज़्यादा हो गया और उसी परिणाम स्वरूप था कि बाद में अंग्रेज़ों का शासनकाल हो गया पूरे भारत में। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए थे उसका सही कालानुक्रम क्या है। यानी कि जब ये आए स्टार्टिंग में, जब इन्होंने शुरुआत की थी तो सबसे पहले किस ईयर में किस जगह पर कौन सी जो है फैक्ट्री लगाई, किस जगह पे कौन सी फैक्ट्री, के बाद में दूसरी फैक्ट्री किस ईयर में लगाई, किस सन में। तो इन चीज़ों को यहाँ पे जो है एक तरीके से सीरीज़ में बताना है। तो सबसे पहले देखिए सूरत में लगाई थी अंग्रेज़ों ने सबसे पहली फैक्ट्री जो है, अगर इसको क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेज़ों ने फैक्ट्री लगाई थी। उसके बाद क्या हुआ था, मद्रास में आए, मद्रास में इन्होंने 1639 में फैक्ट्री लगाई थी, यानी 1639 में दूसरी फैक्ट्री इनकी लगी। फिर उसके बाद में बम्बई में लगी। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इसमें आंसर ढूंढेंगे तो इसमें देखिए सबसे पहले तो सूरत है, दूसरा मद्रास है जिसे आपके नाम में चेन्नई कहा जाता है लेकिन अभी ऑप्शन में मद्रास कहेंगे। अब तीसरी जगह जो इनकी थी वो मुंबई थी, तीसरी जगह मुंबई में लगाई थी इन्होंने 1687 में। तो अब ये ऑप्शन मिल गया मुंबई, तो ऑप्शन सी इसके लिए टिक कर देंगे। तो सीधे सीधे कोलकाता जो है लास्ट इनका ऑप्शन था, मतलब लास्ट जगह पे इन्होंने लगाई थी वो 1698 में। तो इस तरह से ये क्रम की जब बात करेंगे, मतलब सबसे पहले सबसे बाद में, तो वो क्रम याद रखना है कि 1613 से शुरुआत हुई थी, सबसे पहले सूरत, और उसके बाद में इनका जो क्रम चला था इसमें जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग कोलकाता में अंतिम लगा था 1698 में। तो ये ध्यान रखना है, इसी के अनुसार इसका क्रम सही होगा ऑप्शन सी। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था, यानी हेड ऑफिस कौन सी जगह था जहां पर इन्होंने अपना हेड ऑफिस बनाया हुआ था, किस जगह पर ये थे, कोचीन में, गोवा में, कालीकट में, कन्नौज में।
तो शुरुआत जब इन्होंने की थी तो अल्फांसो द एक है अल्बुकर्क द्वारा कोचीन में सबसे पहले मुख्यालय बनाया गया था। जो नाम ले रहे हैं ये अंग्रेज़ी शासनकाल के समय थे। 1530 में इनका जो है यहाँ पर एक कार्यालय बनाया गया और सरकारी कार्यालय जो था कोचीन में से बाद में जो है गोवा जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया था। उसमें नीनो द कुन्हा ने 1530 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया था। तो इसलिए गोवा में जो है काफ़ी लंबी अवधि के लिए उस समय के टाइम में मुख्यालय बना रहा। बट स्टार्टिंग जो इन्होंने की थी, स्टार्टिंग के लिए पूछा जा रहा है, तो स्टार्टिंग में जो है सबसे पहले इन्होंने पुर्तगालियों ने जो है अपना ऑफिस जो बनाया था, हेड ऑफिस, वो कोचीन में बनाया था। लेकिन अगर कभी ये पूछ लिया था कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था ज़्यादा समय के लिए, तो वो गोवा है ऑप्शन में। तो ऑप्शन बी गोवा अधिक समय के लिए, और स्टार्टिंग कहाँ से की थी इन्होंने, कोचीन से की थी। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं क्वेश्चंस। अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में मिला था? तो उस समय देखिए दहेज इतना बड़ा मिलता था कि पूरा मुंबई जो है इनको दहेज में मिल गया था। तो ऐसे कौन से शासक थे कि जिन्हें पूरा का पूरा मुंबई जो है दहेज में मिल गया था उस समय के टाइम में? तो अभी के टाइम में तो दहेज कुछ नहीं है, पहले के टाइम में तो पूरा जिला, पूरा शहर, पूरा राज्य तक सौंप देते थे। तो दरअसल 1661 में इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स सेकंड, यानी चार्ल्स द्वितीय। तो इंग्लैंड की बात कर रहे हैं सबसे पहले, और चार्ल्स द्वितीय थे। उन्होंने विवाह किया था पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से। तो यहाँ पे पूछा जा रहा ना कि चार्ल्स द्वितीय ने किसकी जो है राजकुमारी से विवाह किया था, तो पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी उनका नाम था कैथरीन। तो ऑप्शन डी इसके लिए सही है। बट उनकी जो राजकुमारी थी कैथरीन, उनसे विवाह होने के कारण इनको मुंबई जो है, उस समय के टाइम में इसका नाम बम्बई था, तो बम्बई दहेज के रूप में इनको मिला था 10 पाउंड के बदले, जो पूरे साल में देना पड़ता था वार्षिकी, उसमें प्राप्त हुआ था। तो इनको पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी उनसे इन्होंने विवाह किया था, तभी उसी के जो है रिस्पेक्ट में, उसी के दहेज के रूप में जो है कैथरीन जो इनकी राजकुमारी थी, उन्हीं के साथ इनको पूरा का पूरा बम्बई दहेज में मिल गया था। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें याद रखनी है कि इसमें पॉइंट ये है, एग्जाम में ऑप्शन डी सही होगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। अब समुद्री मार्ग की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सबको अच्छे से रटा होगा कि कौन था, कहाँ से आया था, क्या चीज़ था। तो भारत में जो समुद्री रास्ता था 1498 में इसको खोजा गया था। भारत में व्यापार तो पहले से हो रहा था, लेकिन समुद्री रास्तों का एग्जैक्टली पता नहीं था किधर से कौन से रास्ते किधर आते हैं। तो उस समय के टाइम में पुर्तगाल के एक व्यक्ति थे वास्को डी गामा, तो वो पुर्तगाली जो यात्री था एग्जैक्टली वो भारत आए। और भारत कब आए थे? 1498 में वो पहुँचे थे। एक जगह है कालीकट, उस जगह कालीकट पे पहुँचे थे जहाँ पर इन्होंने अपना सबसे पहले कदम रखा। तो इस प्रकार से इनको पता चल गया कि ये पूरा समुद्री मार्ग जो यहाँ तक आता है, पुर्तगाल से चले थे और यहाँ तक जब पहुँचे तो समुद्री मार्ग खोज दिया था, पुर्तगालियों के द्वारा खोजा गया था और उनका नाम वास्को डी गामा। तो ये हमें ध्यान रखना है। द नेक्स्ट वन देखते हैं कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा कौन था? तो उस समय के टाइम में एक भारतीय राजा थे, स्थानीय राजा वहाँ के एग्जैक्टली थे, जिनका नाम था जमोरिन, और इन्होंने उसका स्वागत किया। लेकिन वहाँ उस समय के टाइम में जितने भी व्यापारी थे उन्होंने इनका विरोध किया था। जमोरिन ने तो स्वागत किया वास्को डी गामा का, भारत ये आए पूरा रास्ता उसका खोज के, जो समुद्री मार्ग था। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, जितने भी व्यापारी लोग थे, उन्होंने इनका विरोध किया। मतलब वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे आएँ। एग्जैक्टली कारण क्या था इसका कि जो स्थानीय व्यापारी थे वो अच्छी तरह जानते थे कि अगर ये आ गए हैं तो अब जो व्यापार इनका चल रहा है सुगम तरीके से, एक इंडियन प्रोडक्ट को उठा के किसी को भी बेच ले रहे थे, वो मुश्किल हो जाए, क्योंकि बाहर से व्यापार सुलभ हो जाएगा समुद्री रास्ता खोज लेने की वजह से, थोड़ी सी आगे के टाइम में मुश्किल होगी। तो इसलिए जो व्यापारी थे स्थानीय, वो लोग इसका विरोध कर रहे थे, मगर जमोरिन ने उसका जो स्वागत किया था। तो ऑप्शन सी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो अभी इसको क्वेश्चन देख रहे थे कि वास्को डी गामा ने खोज की थी, तो बड़ा आसान सा आंसर है कि वास्को डी गामा ने ही जो है केप ऑफ गुड होप के जरिए वहाँ से चलते हुए 1498 में भारत पहुँचे और समुद्री रास्ते की खोज की थी इन्होंने। और भारत में किस जगह पर उतरे थे, अगर ये कभी पूछ लिया जाता तो भारत में एक जगह थी कालीकट, अभी भी है, कालीकट जगह पर ये उतरे थे। जिस जगह पे ये 1498 में उतरे थे आगे, वो कालीकट नाम की जगह थी। इस जगह इन्होंने अपनी यात्रा जो है कंप्लीट की थी। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वास्को डी गामा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में आने वाले कौन थे? मतलब कि कौन से ऐसे समुदाय के लोग थे कि जो सबसे पहले आए थे और कौन से सबसे बाद में आए थे, मतलब किस जगह पे?
तो सबसे पहले तो हम सबको वैसे ही पता है कि अच्छे से पुर्तगाली लोग आए थे। तो पुर्तगालियों ने जो है वास्को डी गामा भारत के आगमन के साथ साथ इन्होंने सबसे पहले विदेशी यूरोपियों के साथ जो है पुर्तगालियों का आगमन हुआ। मतलब उस समय टाइम विदेशी कुछ यूरोपीय लोग थे, वो लोग भी आए और पुर्तगाली भी आए सबसे पहले। तो भारत के कुछ क्षेत्र थे जो सबसे बाद में गोवा से दिसंबर में ये लोग यहाँ से गए थे। मतलब 1961 तक लगातार यहाँ पर ये रहे, तो पुर्तगाली लोग रहे। अब हम लोग सुनते हैं अक्सर कह कि अंग्रेज़ों को हमने भगा दिया था 1947 में, तो ध्यान रखना है कि 1947 में अंग्रेज़ चले गए थे, लेकिन पुर्तगाली जो शुरुआत में तो आए थे लेकिन गए नहीं थे। मतलब ये ऐसे शासन करने तो आए नहीं थे, व्यापार कर रहे थे। तो बाद में बहुत जगह पर ये व्यापार करते रहे और 1961 में ये दिसंबर महीने में 1961 में गए हैं। तो इनसे कोई गुलामी वाली चीज़ जैसी बात नहीं थी, इसलिए अंग्रेज़ तो 1947 में चले गए थे। उसके बाद जो है पुर्तगाली यहाँ पे मौजूद रहे और 1961 में ये लोग गए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पुर्तगाली है वही हैं सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले। तो ये इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे। तो पुर्तगाल से जो आए थे वो लोग, उसमें से महानतम ऐसे गवर्नर कौन थे जो वहाँ की सत्ता शुरुआत की थी। अल्मेडा ने, अल्बुकर्क ने, या फिर फ्रांसीसी ड्रेक ने, या वास्को डी गामा ने, किसने शुरुआत की थी। तो भारत में जो पुर्तगाली शक्ति थी उसका दरअसल वास्तविक संस्थापक जो थे अल्बुकर्क थे, जिन्होंने 1509 में इसकी शुरुआत की थी। और इसने ही भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में जो है पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। प्रादेशिक मतलब छोटे छोटे एरिया में जो है कंट्रोल करना या व्यापार के लिए वहाँ पर अपनी व्यवस्थाएं बना लेना, इस तरीके से शुरुआत की थी। तो उस समय के टाइम में क्या हुआ था कि 1510 में जो है गोवा जो जीता, मतलब उसमें आगे बढ़े, और 1511 में जो है मलक्का पर एक जगह है नियंत्रण कर लिया, और उसके बाद फारस की खाड़ी में भी ये हरमुज पर अधिकार कर लिया। तो ये सब जगह जो है कंट्रोल करने के बाद में धीरे धीरे ये जो है इस जगह पर शुरुआत कर चुके थे। तो वास्तविक नींव की जब बात करते हैं तो कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था, किसने शुरुआत की थी, तो यहाँ पर ध्यान रखना है नाम अल्बुकर्क ने। यही इसके जनक भी रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो पुर्तगाल का साम्राज्य लेकर आए थे तो वो अल्बुकर्क थे, जिन्होंने यहाँ पे शुरुआत की थी अपने सत्ता की और व्यवसाय की भी शुरुआत की थी। तो ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो DFCCIL के लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपको 24 पूछे जाने वाले हैं। तो किसी भी क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आपके लिए, जिसमें से आपको 100% ये है कि क्वेश्चंस आपको ज़रूर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो उन चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1599 में, या 1699 में, 1707 में, या 1697 में। तो दरअसल खालसा जो है इसकी पंथ की स्थापना जो है शुरुआत की गई थी 1699 में। इस समय शुरुआत की गई थी उनके द्वारा जो है पाहुली प्रणाली, एक दीक्षा स्टार्ट की गई थी। दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा जाता था। तो उस समय टाइम एक पाहुली प्रणाली चलती थी। अगर पाहुली प्रणाली को किसी ने अपना लिया है तो वो दीक्षित हो जाता था और उसी व्यक्ति को जो है खालसा कहा जाता था। तो अब जो गुरु पद समाप्त कर दिया गया था उस समय के टाइम में, तो गुरु ग्रंथ साहिब को ही जो है सबसे प्रमुख रूप में मान लिया गया था। तो खालसा की प्रथा की शुरुआत की बात केवल की जा रही, तो खालसा की प्रथा की शुरुआत जो है 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, अकाल तख्त का निर्माण किया गया था, तो किया था किसने किया था, गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने, या गुरु नानक ने। तो अकाल तख्त की स्थापना या इनका निर्माण करने वाले कौन थे। तो दरअसल सिखों धर्म के छठवें गुरु हरगोविंद सिंह, छठवें गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह, ऑप्शन सी जिसमें ये दिया भी गया नाम। तो अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने की थी। उन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला और उन्होंने अमृतसर की रक्षा हेतु लाहगढ़ किले को निर्माण भी कराया था। उस समय टाइम एक लाहगढ़ का नाम का किला था जो अमृतसर में सुरक्षा के लिए निर्माण कराया था। तो उस समय जब ये इसका स्थापना की थी तो जो सिख समुदाय के लोग थे उनको एक रक्षक के रूप में, लड़ाका जिन्हें कहा जाता है, लड़ाकू जाति के रूप में उन्होंने इसका एक पूरा निर्माण किया समूह का, जिसको अकाल तख्त का नाम दिया गया था। तो गुरु गोविंद सिंह ने ही इसकी शुरुआत की थी, गुरु हरगोविंद सिंह ने इनकी शुरुआत की थी। तो वो ऑप्शन सी इसके लिए सही होगा, यहाँ ये ध्यान रखना है। तो गुरु गोविंद सिंह आए या गुरु हरगोविंद सिंह आए, तो दोनों यहाँ पे ऑप्शन आपको यही लगाना है कि ऑप्शन सी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं कि गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था, यानी गुरु नानक का जन्म किस स्थान पे हुआ था। गुरदासपुर में हुआ था, अमृतसर में, लाहौर में,
तलवंडी में। तो गुरु नानक का जन्म जो है वर्तमान में अभी तो पाकिस्तान में ये हिस्सा पड़ता है तलवंडी, जिसे ननकाना साहिब भी कहा जाता है। 1469 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम कालू मेहता था तथा माता का नाम इनका तृप्ता देवी था। तो इनका जन्म जो है वो तलवंडी नाम का स्थान है जिसे ननकाना साहिब कहा जाता है, वो अब के टाइम में पाकिस्तान में पड़ता है। तो पार्टीशन के बाद में ये हिस्सा जो है पाकिस्तान में चला गया, इसलिए अभी इंडिया में नहीं है। बट ऑप्शन में ये डी ऑप्शन लगाएंगे। अगर इस जगह पे कभी मान लीजिए नाम आ जाए ननकाना साहिब, तो ऑप्शन उसके लिए वो सही होगा। तो गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर, इन सब जगह पर इनका जन्म नहीं हुआ था, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सीरीज से, कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर करके कि उनके उत्तराधिकारी कौन हैं। गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद। तो गुरु नानक के जो उत्तराधिकारी हैं गुरु अंगद हैं। ये 1539 में 1552 ईस्वी तक इनके बीच में रहे हैं। ये दरअसल इन्होंने खादुर में गुरु की गद्दी बनाई थी। खादुर नाम की एक जगह है, उस जगह पे इन्होंने अपनी गद्दी बनाई थी। तो गुरु अंगद जो हैं इनके उत्तराधिकारी के रूप में हैं। ये आपको ऑप्शन ध्यान रखना है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु हरगोविंद ने, गुरु तेग बहादुर ने, या गुरु अर्जुन देव ने। तो जो ऑप्शन देखिए आपके सामने है, तो कोशिश करिए सबसे पहले कि आप अपने हिसाब से ऑप्शन को पिक करने की कोशिश करिए। अगर वो रॉन्ग होगा तो डिस्क्रिप्शन के बाद में या मैं जब उसका आंसर बताऊंगा तो उसको आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है। तो इससे क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा कि हाँ इसका आंसर मुझे यही करना है, ये चीज़ मुझे याद रखनी है। तो बहुत ईजी हो जाएगा इन चीज़ों को याद रखना। तो चलिए समझते हैं कि अब यहाँ पे कि गुरु के किस गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। तो गुरु अर्जुन देव थे जिन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। तो गुरु अर्जुन देव यानी ऑप्शन डी, उन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था और उन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की थी। तो उस समय के टाइम में क्या था, खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 में इनको मृत्युदंड भी दे दिया था। तो इनकी मृत्यु भी कुछ इस तरह से हुई थी कि 1606 में इनकी मृत्यु हो गई और 1604 में इन्होंने अपने आप को जो है 1604 में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम था आदि ग्रंथ। तो उसकी रचना की थी इन्होंने। तो जहाँ पे सच्चा बादशाह की बात करते हैं तो गुरु अर्जुन देव थे, इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह के रूप में जो है प्रतिस्थापित किया था या स्वयं को घोषित किया था सच्चा बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था। यानी कौन ऐसे रहे हैं जो सिखों के अंतिम गुरु थे। गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव। तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे ऑप्शन सी सही होगा, गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह थे, इनको जो है गुरु पद 1675 में मिल गया था, प्राप्त हुआ था, जिस पर इन्होंने अपनी मृत्यु जो है 1708 में तक बने रहे थे। मतलब इनकी जब मृत्यु हुई तब ये गद्दी खाली हुई। तो उसके पहले ये 1675 में जब इन्हें गद्दी मिल गई थी तब से ये इस पे थे। तो ये 10वें और अंतिम गुरु थे। तो 10वें गुरु माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह और अंतिम गुरु भी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अंतिम गुरु की जब भी बात आएगी तो गुरु गोविंद सिंह, और कभी ये कहा जाए कि 10वें गुरु ये कौन थे तो 10वें गुरु भी गुरु गोविंद सिंह थे। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी राजधानी के रूप में जाना जाता है। अमृतसर को, आनंदपुर साहिब को, गुरजावाला को, या फिर पेशावर को। तो किस जगह को है जो उनकी राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। रणजीत सिंह की जो राजनीतिक राजधानी थी वो लाहौर थी, जबकि धार्मिक राजधानी की अगर बात करेंगे तो अमृतसर थी। धार्मिक की जब भी बात की जाएगी तो अमृतसर, और अगर राजनीतिक राजधानी की बात की जाएगी तो वो लाहौर थी। इनका शासनकाल जो था वो 1801 से लेके 1839 तक था, इस बीच में, इसके ईस्वी में। तो ऑप्शन सी अमृतसर इसके लिए सही होगा, क्योंकि उनकी जो धार्मिक राजधानी है वो अमृतसर थी। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी। तो धार्मिक राजधानी के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि उनकी धार्मिक राजधानी किस रूप में जानी जाती है, कौन सी जगह को जानी जाती है धार्मिक रूप में, किसको कहा जाता है, तो वो अमृतसर को कहा जाता है धार्मिक राजधानी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह को एक बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। मिंटो प्रथम ने, विलियम बेंटिक ने, होस्टिंग ने, या फिर ऑकलैंड ने। किसने उनका स्वागत किया था इस जगह पर। तो जनरल विलियम बेंटिक थे जिन्होंने जो है 1831 में
इनका स्वागत किया था रोपण में रणजीत सिंह का, और बड़ा सम्मान दिया था उनको बड़े स्वागत के साथ में। तो 1831 में स्वागत करने वाले जो व्यक्ति थे विलियम बेंटिक थे, इन्होंने ही रणजीत सिंह का स्वागत किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है उसके लिए सही होगा, ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो नादिर शाह ने जब शासक किया था उस समय शासन काल जब इनका था, आक्रमण का काल इनका था कि 1739 में इन्होंने आक्रमण किया था। इस दौरान जो है दिल्ली में उस समय के टाइम में मोहम्मद शाह नाम के एक शासक थे। तो नादिर शाह ने 1739 में ही करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया था, जो दिल्ली के पास पड़ता दिल्ली के शाही खजाने। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि दिल्ली के शाही खजाने, मोती, हीरे, जवाहरात, संसार भर के जितने भी प्रसिद्ध जो मयूर सिंहासन, तख्ते ताऊत थे उस समय के टाइम में, सबको इन्होंने छीन लिया, अधिकार उस पर कर लिया। और नादिर शाह जो हैं उस समय के टाइम में इनको खुतबा पढ़ा गया था, नादिर शाह के नाम का एक खुतबा पढ़ा गया था तथा सिक्के जारी किए गए थे इनके। तो नादिर शाह जो थे दिल्ली में लगभग 2 मास ये रुके, और वापस जाते समय जो है नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पुनः मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया था। मतलब ये जब वापस गया तो उसके बाद इन्होंने मोहम्मद शाह को वापस उनको सम्राट घोषित कर दिया, खुतबा पढ़ने और सिक्के चलाने का अधिकार भी लौटा दिया, ये सारी चीज़ें कर दी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा कि मोहम्मद शाह। तो नादिर शाह ने आक्रमण के दौरान उस समय के टाइम में दिल्ली में मोहम्मद शाह शासक थे, जिनको इन्होंने पराजित किया था 1739 में। तो ये ऑप्शन याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था। तो अभी बात कर रहे थे इसकी, करनाल युद्ध हुआ था, करनाल युद्ध में इनको हराया था। तो उस जगह पर इनको 1739 में हरा दिया था, जिसमें इन्होंने नादिर शाह को जो पराजित होना पड़ा था, नादिर शाह ने पराजित किया था मोहम्मद शाह को, तो मोहम्मद शाह को पराजित होना पड़ा था। तो इसके लिए ऑप्शन बी करनाल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था, यानी जो इंडिपेंडेंस एक राज्य था उसका संस्थापक कौन था। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो एक बार फिर से शेयर मार दीजिए सभी के साथ में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। भाई अभी जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहें। आप इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था। तो अवध का जो स्वायत्त राज्य था उसमें अवध राज्य जो है पूरा का पूरा जो अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच में था, ये पड़ता था। यह पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूरब में कर्मनाशा नदी है वहाँ तक फैला हुआ था पूरा। इसे जो है बफर एक राज्य के रूप में जाना जाता था, बफर राज्य था। तो अवध राज्य ने अंग्रेजी, जो अवध का पूरा राज्य था वो अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में जो है उस समय के टाइम में ध्याय की भूमिका निभाई थी, यानी बिचौलिया इसमें थे। और अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक उस समय सादत खां थे, जिन्हें बुरहानु मुल्क भी कहा जाता था। उस समय बुरहानु मुल्क के नाम से भी जाना जाता था। तो अभी नाम अगर पूछा जाता तो सादत खां नाम ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सादत खां के नाम से इसको जाना जाएगा, तो इनको ऑप्शन देंगे। अगर इन केस मान लीजिए ये नाम ना दिया हो तो उस समय के टाइम में बुरहानु मुल्क एक नाम था, ये जो है सादत खां, इन्होंने संस्थापना इसकी की थी। तो ये चीज़ नाम को यहाँ पे याद रखना कि यहाँ से ये बिलोंग करते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या वॉरेन होस्टिंग। तो दूसरा जो एंग्लो युद्ध हुआ था उस समय के टाइम में, द्वितीय युद्ध जो एंग्लो मैसूर का युद्ध हुआ था 1780 से 1784 के बीच में, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल जो थे वॉरेन होस्टिंग थे 1774 से 1785 के बीच में। इस युद्ध के दौरान हुआ क्या था कि घायल होने के कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो उस समय जब इनकी लड़ाई हुई थी तो वॉरेन होस्टिंग थे वहाँ पर। तो ये ध्यान रखना है कि उस समय जो एंग्लो युद्ध के दौरान जो है गवर्नर जनरल उस समय द्वितीय इसके दौरान बंगाल में जो है वॉरेन होस्टिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट की टीपू सुल्तान जो है कहाँ का शासक था, मगध का, हैदराबाद का, मैसूर का या विजयनगर का। तो टीपू सुल्तान जो थे वो शासक थे 20 नवंबर 1750 में जन्मे ये थे। तो इनका पूरा नाम जो उस समय के टाइम में कहा था कि इनका नाम पूरा नाम था सुल्तान फ़तेह अली खान साहब था, जो अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद में 1782 में मैसूर के शासक बने थे। तो उस समय के टाइम में मैसूर ये जगह थी, वहाँ के शासक बने थे अपने पिता की मृत्यु के पश्चात में। तो ये मैसूर यहाँ पे ऑप्शन है, इसके लिए मैसूर ऑप्शन सही होगा। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगले सेशन में हम लोग ऐसे
ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट सीरीज़ को देखेंगे जो आपके लिए DFCCIL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक भी सीरीज़ को मिस ना करें, एक भी पॉइंट को मिस ना करें, जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो। तो एवरीवन बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल।